हाय एवरीवन, वेलकम टू मैत्रेय। आई एम अनुजा एंड आज से हम शुरू करने वाले हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सारी प्रोविजंस हम एकदम डिटेल्ड वे में कवर करने वाले हैं हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो आज हम शुरू करेंगे प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो मूवी, कोई भी मूवी आता है तो उसके पहले मूवी का ट्रेलर आता है और उस ट्रेलर से हमें पता चलता है कि क्या वो मूवी थ्रिलर है या एक्शन है उसमें, या फिर रोमांटिक मूवी है या फिर हिस्टोरिकल मूवी है। तो ये सारी चीज़ें हमें उस मूवी के ट्रेलर से पता चलती है। उसमें क्या क्या होने वाला है उसकी भी थोड़ी बहुत आइडिया तो हमें ट्रेलर से आ ही जाती है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के टेक्स्ट को शुरू करने से पहले अगर हम प्रियम्बल को समझ ले तो हमें एक आइडिया आ जाएगी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये फिल्म में आगे क्या क्या होने वाला है, ये हमें पता चलेगा द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो चलो शुरू करते हैं व्हाट इज प्रियम्बल से। ओके, तो ये जो वर्ड प्रियम्बल है वो आया है लैटिन वर्ड preambulus से। ओके, विच मीन्स टू वॉक अहेड और वॉकिंग बिफोर। चलना शुरू करने से पहले जो चीज आती है वो है प्रियम्बल। ओके, लिटरली मीनिंग ले तो है टू वॉक अहेड और वॉकिंग बिफोर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जाने से पहले हमें क्या समझना होगा? प्रियम्बल को समझना होगा। ओके, द प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ India. It defines the purpose, philosophy, objectives of the constitution. क्यों बना है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पर्पस है, क्या फिलोसॉफी है, कौन से आइडियाज पे बेस्ड है, सिटीजन को क्या देना चाहता है, ये सारी बातें हमें किससे पता चलती है? प्रियम्बल से पता चलती है। ओके, इट एक्ट्स एज अ गाइड on how to use and interpret the constitution. Constitution के interpretation में भी बहुत ज़्यादा importance है preamble का। Okay, the preamble provides a clear understanding of the constitution's principles and goals. Principles, sovereign, socialist, democratic, republic, secular, ये सारी बातें हैं principles। और गोल्स, ये क्या देना चाहता है सिटीजन को? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, ये सारी बातें हैं गोल्स। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है किससे? प्रियम्बल से। ओके, इट सर्व्स एज अ यूजर मैन्युअल। अगर हम कोई भी गैजेट खरीदते हैं तो उस गैजेट के साथ आता है एक यूजर मैन्युअल कि उस गैजेट को कैसे यूज करना है, कैसे चलाना है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। ये सारी बातें हमें किससे पता चलती है? उस यूजर मैन्युअल से पता चलती है। तो ये प्रियम्बल भी तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूजर मैन्युअल ही है। अब देखो, इससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है। इट ऑल्सो एक्ट एज एन एड टू इंटरप्रिटेशन वेयर लैंग्वेज सिम्स एम्बिग्यूअस। लैंग्वेज क्लियर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, कई जगह पर अगर हमें अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है कि कहना क्या चाहते हो, तो प्रियम्बल पिक्चर में आएगा और बताएगा कि यस, ये प्रिंसिपल्स है, ये गोल्स है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा और इस प्रोविजन को हमें वैसे इंटरप्रेट करना होगा। ये हमें प्रियम्बल बताएगा। देखो, आपके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है पर उस गाड़ी को चलाते कैसे है वही आपको पता नहीं है, तो वो गाड़ी होकर भी आपको उसका कोई यूज नहीं होगा। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को चलाना सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है प्रियम्बल। ओके, तो ये रिफ्लेक्ट करता है एस्पिरेशंस एंड आइडियल्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया को, भारत के लोगों को क्या चाहिए, ये बताता है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे कि इसके बारे में फेमस लोगों ने क्या कहा हुआ है। तो फेमस लोगों ने जो कहा हुआ है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि क्या है प्रियम्बल। ओके, के.एम. मुंशी जी ने डिस्क्राइब किया था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कुंडली, हमें पता है क्या बताती है कुंडली?
क्या होने वाला है हमारे बारे में, हमारा क्या है, वो सारी चीज़ें वो कुंडली में बताते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। ओके, ठाकुरदास भार्गवा जी ने बहुत सारी बातें कही थी प्रियम्बल के बारे में। तो उसमें से ये कुछ बातें हैं, वो बोले थे इट्स मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ज़्यादा अहम इम्पॉर्टेंट ऐसा पार्ट है, प्रीशियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रियम्बल। ओके, इट इज़ अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, हमारे बॉडी में से अगर सोल निकल जाए तो क्या क्या मीनिंग रहेगा उस बॉडी को? नहीं। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में से अगर प्रियम्बल को हटा दिया जाए तो वो भी मीनिंगलेस हो जाएगा, या फिर वो सोल है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सोल है, ऐसे ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था। इट इज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जाने के लिए ये की की तरह काम करता है प्रियम्बल। अगेन उन्होंने कहा था इट इज अ ज्वेल सेट इन कॉन्स्टिट्यूशन। गहना है, अब कोई भी गहना पहनने से क्या होता है, इंसान की सुंदरता बढ़ती है। तो प्रियम्बल ने भी एक सुंदरता दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ऐसे कहा था ठाकुरदास भार्गवा जी ने। ओके, एन ए पालखीवाला ने क्या कहा था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे एंड जूरिस्ट भी थे। उन्होंने कहा था ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। कोई भी इंसान अगर आइडेंटिटी कार्ड पहनता है तो उससे हमें क्या पता चलता है कि वो इंसान कौन है, उसका नाम क्या है, और बहुत सारी बातें उस इंसान के बारे में हमें पता चल जाती है हमारे आइडेंटिटी कार्ड से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एस्पिरेशंस, गोल्स, प्रिंसिपल्स, ये सारी बातें हमें किससे पता चलती है, प्रियम्बल से पता चलती है। इसलिए एन ए पालखीवाला ने कहा था कि ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, सर डायर सी जी ने कहा था प्रियम्बल की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे 1946 से 1950 तक, जिन्होंने काम किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो अगर हमें सोच समझना हो और उनके माइंड को ओपन करना हो तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, प्रियम्बल की मदद लेनी पड़ेगी। प्रियम्बल हमें बताएगा कि उनके माइंड में उस समय क्या चल रहा था। ठीक है, सर अर्नेस्ट पार्कर जी ने कहा था कि ये की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ओके, प्रियम्बल की आइडिया कहाँ से आई हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल सबसे पहले कौन से कंट्री में था, मतलब कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन ने पहली बार प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस किया था? तो वो था यूएसए। ओके, यूएसए ने पहली बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल इंक्लूड किया था। और आपको पता है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल की शुरुआत भी वी द पीपल से होती है। ठीक है, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का सोर्स कहाँ है, ओरिजिन कहाँ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का सोर्स और ओरिजिन है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। ओके, विच वॉज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1946। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट गाइडेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में कुछ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस रखे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, और वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल का ओरिजिन। तो उसने गाइड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो नेहरू जी ने एम्फसाइज किया था गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, और उन्होंने उस वक्त कहा था ये फर्म रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन तो संकल्प तो सब लोग करते हैं, हम भी करते हैं, 1 जनवरी से ये करेंगे वो करेंगे, पर वो फर्म नहीं होता उतना, तो वो ज़्यादा वर्क भी नहीं होता बहुत बार। पर ये जो हमारा रिजोल्यूशन है प्रियम्बल का, वो एक फर्म रिजोल्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक फर्म रिजोल्यूशन है एंड एक सॉलिड प्रॉमिस है। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा अच्छा वाला प्रॉमिस है, ये पक्का वाला प्रॉमिस है। क्या? प्रियम्बल। ओके, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे का टॉपिक है टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल। क्या है, अच्छी तरह से हमें इसको पढ़ना होगा, देखना होगा कि प्रियम्बल में क्या क्या दिया हुआ है। वर्ड बाय वर्ड हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कौन से वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आता है, क्या क्या लिखा हुआ है। एक पोएट्री जैसा है ना ये। तो चलो देखते हैं क्या है। ओके, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके,
वी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सोर्स है। हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens क्या? Justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So ये है टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल। अब इसके हर एक वर्ड का मीनिंग हम आगे समझते हैं, ठीक है। वी द पीपल से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें विद केस लॉज समझेंगे, ठीक है। We the people of India. The phrase "we the people of India" in the preamble signifies that the constitution derives its power from whom? People. Constitution की power कहाँ से आती है? उसके people से आती है। Okay. The authority of the government of the India comes from the people, not from any specific body, state or former rulers. किसी ने भी दी हुई नहीं है ये power. Constitution को ये जो कुछ भी power मिली है वो किससे मिली है? पीपल से मिली हुई है। ये पीपल भारत के लोगों ने साथ में मिलकर बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है और उन्होंने ही वो पावर गवर्नमेंट को दी हुई है, ठीक है। नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन क्लेम एग्जम्पशन फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ओके, अगर ए पर्सन को लगे कि मुझे नहीं स्टेट का कुछ मानना क्योंकि मैं मेरा राजा हूं, तो वो नहीं क्लेम कर सकता एग्जम्पशन गवर्नमेंट के अथॉरिटी से या फिर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट से, एज गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल। सारे लोगों ने मिलकर ये सोचा हुआ है या फिर कलेक्टिव विल से ये डिसाइड हुआ है कि ये स्टेट ये काम करेगा। तो इसलिए नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन क्लेम एग्जम्पशन फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एज गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज कैनॉट चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो चैलेंज करना चाहे अथॉरिटी ऑफ द स्टेट को तो नहीं कर सकती, क्योंकि अगेन पीपल ने चूज किया हुआ है स्टेट को, स्टेट के गवर्नेंस को, गवर्नमेंट को। ओके, हाउएवर इफ द विल ऑफ द पीपल कॉन्ट्राडिक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिविल्स एज द सुप्रीम लॉ, सुप्रीमा लेक्स। देखो, एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस है, और दूसरे हाथ में विल ऑफ द पीपल है। तो सुप्रीम लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिविल करेगा, विल ऑफ द पीपल नहीं प्रिविल करेगी, क्योंकि पीपल ने ही ये डिसाइड किया हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद पर अप्लाई कर रहे हैं। डू हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ। ओके, इन द केस ऑफ, चलो दो केस लॉज देखते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया एंड मदन गोपाल काबरा 1954 की ये केस है। उसमें कोर्ट ने ओपिनियन दिया था, पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज रिटन इन द प्रियम्बल। सो हमने जो पहली बात की कि इंडिया के जो पीपल है वही सोर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात डिस्कस हुई थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल काबरा के केस में। ओके, द सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ओपिनियन दिया था, BR कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये जयललिता केस करके भी फेमस केस है। तो इसमें क्या हेल्ड हुआ था, व्हेन द कोर्ट हैज बीन ascribed the solemn duty of interpreting the constitution and it finds that manifestly there is an unauthorized exercise of power under the constitution, it would uphold the provisions and the will of the people will have to give the way to honor the provisions of the constitution. Okay, तो थोड़ा इजी समझते हैं। ये ए पर्सन है, ए पर्सन इलेक्शन में खड़ा हुआ और जीत गया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसको वोट किया, तो यहाँ विल ऑफ द पीपल थी। ओके, पर ये जो ए पर्सन है वो बहुत ज़्यादा गलत सलत काम करने लगा, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बिल्कुल नहीं रहने लगा,
अपने मन मुठाव काम करने लगा, अनऑथोराइज्ड एक्सरसाइज ऑफ पावर उसने किया, तो अब यहाँ एक विल ऑफ द पीपल है, क्योंकि पीपल ने उसको डिसाइड किया हुआ है कि वो स्टेट में जाएगा और वो गवर्न करेगा। तो अगर वो अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ पावर कर रहा है और एक हाथ में है विल ऑफ द पीपल और एक हाथ में है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस प्रिविल करेंगे और विल ऑफ द पीपल हैव टू गिव द वे टू ऑनर, उनको ये ऑनर करना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस ही प्रिविल करेंगी, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस ही ऊपर रहेगी, विल ऑफ द पीपल नहीं। ठीक है, क्योंकि पीपल ने ही डिसाइड किया है कि उनको क्या चाहिए, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा। ओके, तो चलो आगे का वर्ड समझते हैं। प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का, सॉवरिन। सॉवरिन का मतलब होता है कोई भी अथॉरिटी का नहीं होना, मतलब कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल अथॉरिटी का नहीं होना। The word sovereign comes from the old French word sovereign, which itself originates from Latin word supranus, meaning above, मतलब ऊपर। अब देखो, सॉवरिन का मतलब होता है बाहर के कोई अथॉरिटी का ना होना, पर उसकी जो स्टेट की अथॉरिटी है वो सबसे ऊपर रहेगी। मतलब हम ही हमारे यहाँ पे कानून बनाएंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। दिस मीन्स दैट सॉवरनिटी रेफर्स टू द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द गवर्निंग बॉडी, गिविंग इट फुल राइट टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल। ओके, मैंने कहा था कि इंटरनल और एक्सटर्नल कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो डिसीजन मेकिंग में हम इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। देखो, 1947 से पहले इंडिया में क्या था, ब्रिटिशर्स का राज था। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वो बन गया सॉवरिन। पर 1947 में हमारे पास क्या नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो हम पूरे डिसीजंस हमारे नहीं ले पा रहे थे, पूरे डिसीजंस हम इंडिपेंडेंटली नहीं ले पा रहे थे। तो इसलिए हमारा स्टेटस था, तब डोमेनियन थे हम। ओके, और 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, तब से हम बन गए हैं सॉवरिन। मतलब अब कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा, कोई ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं होगा, कोई भी एक्सटर्नल पावर हमें नहीं गवर्न करेगी। द वर्ड सॉवरिन इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट free from any external control and domination. It signifies that India has complete authority to make its own laws, govern its people, and conduct its affair both internal and external without interference from any foreign power. किसी का भी interference नहीं है, हम हमारे decisions खुद लेंगे। हमें कोई इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ करनी हो, हमें सोशलिस्ट चीज़ें करनी हो, या फिर हमें कौन सी चीज़ें करनी है वो हम डिसाइड करेंगे। कोई भी एक्सटर्नल पावर वो डिसाइड नहीं करेगी, फॉरेन पावर वो डिसाइड नहीं करेगी, क्योंकि हम कौन है, हम सॉवरेन हैं। ठीक है, इन इंडिया दैट गवर्नमेंट हैज सुप्रीम अथॉरिटी टू मेक रैशनल डिसीजंस। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल इलेक्ट द गवर्निंग बॉडी विच एक्सरसाइज सॉवरनिटी। ओके, अब ये जो सुप्रीम अथॉरिटी वो कहाँ से आएगी, वो पीपल ही डिसाइड करेंगे कि हमारी सुप्रीम अथॉरिटी कौन होगी। ठीक है, तो इलेक्शंस हो गए एंड डेमोक्रेटिक वे से पीपल इलेक्ट करेंगे गवर्निंग बॉडी को। ओके, सिंस इंडिया हैज फुल कंट्रोल ओवर इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, इट इज सॉवरेन कंट्री। तो कोई भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, फ्री फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल है इंडिया, इसलिए वो क्या है, एक सॉवरेन स्टेट है। चलो, सेकेंड प्रिंसिपल है सोशलिस्ट। अब देखो, सोशलिस्ट ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट से आया हुआ है। ओके, 42nd अमेंडमेंट से उसे डाला गया है प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, प्रियम्बल में डाला गया है। सोशलिज्म हैज नो डेफिनेट मीनिंग बट हैज बीन यूज्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन in the context of democratic socialism and not communistic
सोशलिज्म। अब देखो कुछ कम्युनिस्ट कंट्रीज होती है, उनका सोशलिज्म का इंटरप्रिटेशन एंड इंडिया का सोशलिज्म का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग है। हमने जो अपनाया हुआ सोशलिज्म है या फिर हमें जो एक्सपेक्टेड सोशलिज्म है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, ये कौन किसके प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है? ये महात्मा गांधी जी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके प्रिंसिपल पे बेस्ड ऐसा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है जो इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है। ओके, द वर्ड सोशलिस्ट इंडिया के कंटेक्स्ट में एम्स एट एलिमिनेटिंग इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। तो कोई भी इनइक्वालिटी ना हो ये इंश्योर करता है इंडिया का सोशलिज्म। ओके, इंडियन सोशलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म। मतलब स्टेट ही सारी चीजें डिसाइड करता है कि कौन से बिजनेसेस होने चाहिए या फिर सारी चीजों में स्टेट का कंट्रोल्ड होना, जैसे कि रशिया में है कि स्टेट स्ट्रिक्ट कंट्रोल सोशलिज्म है वहां पे। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में ऐसे नहीं है। इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या है? इंडिया के कंटेक्स्ट में हमने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अडॉप्ट किया हुआ है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ये कम्युनिस्ट कंट्रीज से बिल्कुल अलग है, हमारा स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म नहीं है। ओके, अब यहाँ पे एक केस लॉ समझेंगे, समांथा वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। इसमें आंध्र प्रदेश, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट द वर्ड सोशलिस्ट यूज इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इंटरप्रिटेड इन द लाइट ऑफ the goals enshrined in Article 14, equality before law, Article 15, prohibition of discrimination on the basis of religion, race, caste, sex and place of birth, and Article 17, abolition of untouchability. Essentially meaning that the concept of socialism in the preamble aims to achieve equality and social justice as outlined in these articles. 14 में क्या बताया गया है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है। 15 में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ से। और 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमें क्या मिलेगी? हर एक को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है। तो ये देखो, ये सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं। सोशलिज्म इस वर्ड को हमें इन सारे प्रिंसिपल्स के साथ समझना होगा, ऐसे बताया था समांथा वर्सेस स्टेट ऑफ एपी के केस में। ओके, तो हमें पता क्या चलेगा उससे कि इक्वालिटी है एंड सोशल जस्टिस को इंश्योर करना है, सोशलिस्ट इस वर्ड का मतलब है। ठीक है, अब आगे का थर्ड प्रिंसिपल है सेक्युलर। ओके, अब देखो हमने जो कुछ भी चीज़ें अडॉप्ट की हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यहाँ के कंटेक्स्ट में अडॉप्ट की हुई है। इंडिया के बाहर उस वर्ड्स का मीनिंग बहुत अलग भी हो सकता है। जैसे कि हमने देखा कि सोशलिस्ट वर्ड का मीनिंग कम्युनिस्ट सोशलिज्म में बहुत अलग तरीके से है, जहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टेट का कंट्रोल होता है। पर हमारे कंटेक्स्ट में हमने सोशल जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में सोशलिज्म को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे सेक्युलर वर्ड का भी सेम है। 42nd अमेंडमेंट से ये हमारे प्रीएम्बल में आया। ओके, तो ये 1976 की एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ओके, ये ध्यान में रखना। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म वाज ऑलरेडी एम्बेडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में था, सेक्युलरिज्म कोई नई बात नहीं है, बस उसको प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट में हमने वर्ड को इंक्लूड किया। ओके, इट सिग्निफाइज दैट इंडिया फॉलोज पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव फॉर्म। नेगेटिव नहीं है, मतलब कोई भी रिलीजन ही नहीं होगा स्टेट में, कोई रिलीजन को कोई भी कौन से भी रिलीजन को नहीं मानेगा, ऐसे नहीं बताया है हमने। हमारा हर एक का खुद का कोई तो रिलीजन है और हम मानते भी हैं। ओके, पर पॉजिटिव वे में एंड इंक्लूसिव तरीके से हमने ये सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया हुआ है। अब देखो, स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, पर हर एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को मानेगा, या फिर राइट मिलेगा उस हर एक इंसान को कि वो अपने अपने रिलीजन की अकॉर्डिंग रह सके, अपनी जो लाइफ है वो जी सके।
ओके, ensuring equal treatment of all religions by the states, बट स्टेट के नज़र में हर एक रिलीजन सेम रहेगा। बहुत सारी रिलीजियस डाइवर्सिटी है इंडिया में, तो ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिट किया है सेक्युलरिज्म को वेरियस केसेस में, तो वो देखते हैं। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो उसमें जस्टिस खन्ना ने सेक्युलरिज्म के कंटेक्स्ट में कहा था, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन सोली ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। किसी का रिलीजन कुछ है इसलिए आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ऐसे कहा गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस, इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा था, द स्टेट शैल हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन एंड शैल नॉट बी अ थियोक्रेटिक स्टेट। थियो का मतलब होता है गॉड एंड क्रेटिक का मतलब होता है पावर। तो गॉड के पास यहाँ इस स्टेट में कोई भी पावर नहीं है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडिया थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, एंश्योरिंग इक्वल फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। तो हमें हमारे रिलीजन को प्रोफेस एंड प्रैक्टिस करने का पूरी मुकम्मल आज़ादी है, पूरी आज़ादी है हमें, क्योंकि यहाँ पे कोई गॉड की पावर नहीं है, गॉड कोई सुप्रीम नहीं है, यहाँ के पीपल सुप्रीम है, ये सॉवरिन नेशन है और ये डेमोक्रेटिक नेशन है। एंड यहाँ पे हर एक रिलीजन इक्वल है। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कंसाइंस दिया हुआ है। तो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में ये डिस्कस हुआ था। एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में सेक्युलरिज्म को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। एक बेसिक, ये बेसिक है ऐसे बताया गया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेक्युलरिज्म का इंपॉर्टेंस बताते हुए एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया था कि ये बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अरुणा रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट डेमोक्रेसी थ्राइव्स नॉट जस्ट ऑन एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपकी कंट्री बहुत ज़्यादा लिटरेट हो गई है, तो आपकी डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगी, ये मिथ है, क्योंकि ये मॉरल वैल्यूज पे भी बेस्ड होता है डेमोक्रेसी का थ्राइव्स करना, लाइक ट्रूथ, लव एंड कंपैशन। सेक्युलरिज्म इम्प्लाइज फॉस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। तो डेमोक्रेसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? बस इंटेलिजेंट होना एंड एजुकेशन का होना नहीं, तो उसके साथ कुछ मॉरल वैल्यूज भी आती है, जैसे कि ट्रुथ हो, लव हो एंड कंपैशन हो। लव कंपैशन कहाँ से आएगा? जब सारे रिलीजन को इक्वली लगेगा कि हम स्टेट के नज़र में इक्वल है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तभी तो ये ट्रूथ, लव, कंपैशन ये सारी चीज़ें आ पाएगी। तो ये सेक्युलरिज्म ही है जो इस सारी चीज़ों के लिए काम कर रहा है और इम्प्लाइज कर रहा है रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। ओके, तो आईआर कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में क्या हुआ था? 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी और उन्होंने हेल्ड किया था सेक्युलरिज्म अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये रीड किया जाएगा आर्टिकल 14 एंड 15 के साथ, राइट टू इक्वालिटी एंड प्रोहिबिशन ऑन द बेस ऑफ prohibition of discrimination on the base of religion, race, caste, sex और place of birth is a fundamental part of the constitution। तो ये सारा जो चीज़ है सेक्युलरिज्म है, वो ये सारे आर्टिकल्स के साथ पढ़कर ये हमें पता चलता है कि ये फंडामेंटल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है अलॉन्ग साइड इक्वालिटी। ये सारी चीज़ें इक्वालिटी के साथ सेक्युलरिज्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसे बताया गया था आईआर कोहिलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में। ओके, तो चलो आगे हमारा 4th प्रिंसिपल हम देखते हैं, डेमोक्रेटिक। वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटोस का मतलब होता है पावर और रूल। तो अब यहाँ पे हमें सीधे पता चल रहा है कि ये क्या है? डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय द पीपल, ये पीपल का रूल है। ओके, द टर्म डेमोक्रेटिक इन द प्रियम्बल सिग्निफाइज दैट इंडिया हैज अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड अकाउंटेबल टू द पीपल। तो ये गवर्नमेंट किसने चुना हुआ है? ये गवर्नमेंट लोगों का गवर्नमेंट है। ओके, इट अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल्स
of political, social and economic democracy, ensuring participation, equality and justice for all citizens. ओके, इंडिया फॉलोज एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. दो तरह की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल डायरेक्टली वोट करते हैं कोई भी लॉ लाने के लिए या फिर कोई भी प्रोविजन को इंक्लूड करने के लिए या फिर कोई भी चीज अगर करनी हो गवर्नमेंट में, तो वो डायरेक्टली पीपल से इलेक्शन होता है. पीपल ही डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है वोटिंग से. पर ये कहाँ पॉसिबल होगा? जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, जहाँ की पॉपुलेशन ही कम है, वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है. पर इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है. मतलब हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं वोटिंग से, इलेक्शन से, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जाकर हमारे लिए कानून बनाते हैं. अब ये कौन डिसाइड करता है, कौन वोट करता है? अबाउ 18 ईयर्स एंड अबाउट 18 ईयर्स वोट करते हैं एंड इलेक्ट करते हैं देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. दिस इलेक्टेड लीडर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन. ओके, 18 साल के ऊपर हो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है, तो आप क्या करोगे? आप वोट कर सकते हो, आपको वोटिंग राइट है, और वोट करके हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आप चुन सकते हो और वो हमारे लिए डिसीजंस लेंगे. ठीक है. रेगुलर इलेक्शंस इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. ओके, तो ये एक केस है वल्सम्मा पाउल वर्सेस कोचिन यूनिवर्सिटी. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट सोशल डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ दैट अपहोल्ड्स लिबर्टी, इक्वालिटी and fraternity as independent principles. Okay, it emphasizes that separating one from the other would defeat the very purpose of the democracy. आप सिर्फ वोटिंग राइट्स दे रहे हो, 18 साल के ऊपर वोटिंग राइट्स दे रहे हो, और इक्वालिटी ही नहीं है, लिबर्टी ही नहीं है, और कोई भी फैटर्निटी ही नहीं है, भाईचारा ही नहीं है एक दूसरे के बीच में. तो ये जो पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी है, लोगों के हाथ में पावर देने का जो पर्पस है, वो पर्पस ही आप डिफीट कर रहे हो. उस पर्पस का ही कोई मतलब ही नहीं रह रहा है, क्योंकि सोशल डेमोक्रेसी वहाँ पे नहीं इंश्योर हो रही है. सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से सोशल डेमोक्रेसी नहीं आती है. उसके लिए क्या लगता है? लिबर्टी लगती है, इक्वालिटी लगती है एंड फ्रेटर्निटी भी लगती है. तो ये डेमोक्रेसी के बारे में था और ये केस थी. ओके, तो अब हम आगे का वर्ड देखते हैं. तो आगे का प्रिंसिपल, रिपब्लिक. द वर्ड रिपब्लिक कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड रेस पब्लिका. ओके, रेस पब्लिका विच मीन्स पब्लिक अफेयर्स और पीपल्स अफेयर्स. तो हम रिपब्लिक है, मतलब क्या है? इंडिया इज अ रिपब्लिक मीनिंग द हेड ऑफ द स्टेट. मतलब जो प्रेसिडेंट है इज इलेक्टेड एंड नॉट हेरिडेटरी रूलर. मतलब देखो, यहाँ पे कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनता है या फिर कोई रानी की बेटी रानी नहीं बनती है. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारे लोग इलेक्टेड है, प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है. आज जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल बाद रहेंगे नहीं रहेंगे, पीपल डिसाइड करेंगे इलेक्शन से. ओके, द गवर्नमेंट इज रन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे कोई भी हेरिडेटरी रूल नहीं है. आगे के जनरेशन्स में से ही कोई आकर फ्यूचर में, पीछे के जनरेशन्स में से आकर कोई फ्यूचर में रूल नहीं करेगा. इसलिए इंडिया रिपब्लिक है. ओके, ब्रिटेन में ऐसा नहीं है. इंडिया इज रिपब्लिक मीनिंग देयर इज नो हेरिडेटरी रूलर. पर ब्रिटेन में तो हेरिडेटरी रूलर्स होते हैं. जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं होता है, वो हेरिडेटरी होता है. ऑल अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेचर्स एंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह से हम क्या करते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं, और सारे लोग इलेक्टेड होते हैं, कोई भी हेरिडेटरी नहीं होता. इसलिए हम क्या है? हमारा स्टेट रिपब्लिक है. ठीक है, अब हमने प्रिंसिपल्स देखे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. अब हम देखेंगे गोल्स क्या है हमारे. ओके,
तो ये है जस्टिस, पहला गोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जस्टिस। जस्टिस, ओके। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स जस्टिस इन थ्री फॉर्म्स, थ्री फॉर्म्स में इंश्योर करता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस को हम देखें तो नो डिस्क्रिमिनेशन, ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, स्टेटस, इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। हमने आर्टिकल 14 एंड 15 देखे, ओके, 16 में भी देखा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 में एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये सारी क्या है, ये सारी सोशल जस्टिस है। इकोनॉमिक जस्टिस, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स राइट। ये सारी चीज़ें हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बहुत ज़्यादा दिखती है, और बहुत सारे हमने इसके ऊपर कानून भी बनाए हैं जो लेबर लॉज है। तो हमें उससे पता चलता है कि हमें क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। इकोनॉमिक जस्टिस ये भी हमारा गोल और ऑब्जेक्टिव है। पॉलिटिकल जस्टिस ये तो है ही, क्योंकि हर 5 साल बाद यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन होता है, और 18+ अगर आप हो तो आप कोई भी जेंडर के हो तो आपको क्या मिलता है, वोटिंग राइट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है, एंड यहाँ पे फ्री इलेक्शंस है, ओके, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस यहाँ पे होते हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो काम करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। तो यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस भी है। दिस प्रिंसिपल्स एम टू क्रिएट एन इंक्लूसिव, फेयर एंड इक्विटेबल सोसाइटी। जस्टिस का ये प्रिंसिपल है जो इंक्लूसिव, सबको साथ लेकर, सबका साथ, सबका विकास करना चाहता है, फेयर और इक्विटेबल सोसाइटी भी देना चाहता है, ठीक है। तो अब यहाँ 2 केस लॉज हम देखेंगे। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में जस्टिस को डिस्कस करते हुए उन्होंने बताया था कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आर डायरेक्टेड एंड कॉन्क्रिटाइज्ड इनटू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आगे की प्रोविजंस अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है। यहाँ पे सोशल जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस डायरेक्ट किया हुआ है एंड कॉन्क्रिटाइज्ड भी किया हुआ है। उसको पूरा कॉन्क्रीट करने के पूरी तरह से उसको कॉन्क्रीट करने के प्रोविजंस है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्क्रिटाइज करने की, ठीक है। अब कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्या हुआ था, एम ऑफ सोशल जस्टिस इज टू अटेन सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो इक्वालिटी को एम करना ही, इक्वालिटी को लाना ही एम है सोशल जस्टिस का। ये कहा गया था कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, ओके। ये वर्कर्स हेल्थ के रिलेटेड केस था, तो उसमें उन्होंने ये डिस्कस किया था, ठीक है। चलो फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी एंड जस्टिस। तो आर्टिकल 38 है जो सोशल जस्टिस के बारे में है, स्टेट प्रमोट जस्टिस, सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर। फिर आर्टिकल 39 है जो कि इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में हम बोल सकते हैं, इक्वल पे, राइट टू लाइवलीहुड, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में है। आर्टिकल 41 एंड 42 राइट टू वर्क, जस्ट वर्किंग कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ के बारे में है। ये सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है। फिर 46 है प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शंस, प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये डीपीएसपी है, ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, पर ये स्टेट को दी हुई क्या है, गाइडलाइंस है। तो ये जस्टिस के बारे में है। पर ये जो चीज़ है फंडामेंटल राइट्स, आप इसके लिए श्योर शॉर्ट कोर्ट जा सकते हो और आपका राइट मांग सकते हो। तो ये आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 to 22 राइट टू फ्रीडम एंड 326 पॉलिटिकल जस्टिस, राइट टू वोट, ओके। तो ये था पूरा जस्टिस का अंडरस्टैंडिंग। अब आगे हम देखेंगे, आगे का हमारा गोल, हमारा ड्रीम, हमारा एस्पिरेशन वो है लिबर्टी। क्या है लिबर्टी? लिबर्टी of the preamble, liberty which in the preamble seeks to secure classified into 2 categories। 2 categories में liberty को divide किया हुआ है preamble में, liberty of thought and expression, जो कि आर्टिकल 19 में हमें मिलती है। कैसे? राइट टू फ्रीडम से, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन से, ठीक है। फिर सेकेंड कैटेगरी है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब देखो ये हमें कहाँ मिलती है, राइट
फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, मतलब आर्टिकल 25, 26 एंड 27 में हमें ये मिलता है। अब ये केस लॉ देखेंगे हम, सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। held that part 3 मतलब क्या, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टन फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में गारंटी दी हुई है सर्टन फंडामेंटल राइट्स की, इंक्लूडिंग आर्टिकल 26 विच ग्रांट्स एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ इट्स सेक्शन द राइट टू एस्टैब्लिश and maintain institutions for religious and charitable purposes, manage religious affairs, acquire property and administered it as per the law। तो ये आर्टिकल 26 में रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने की आज़ादी दी हुई है चैरिटेबल पर्पस के लिए, मतलब रिलीजन का जो हमें रिलीजन पहुंचाना हो तो वो पहुंचा सकते हैं, ये बताया गया है और ये लॉ के दायरे में रहकर ही करना है। एडिशनली आर्टिकल 29 एंड 30 रिकॉग्नाइज एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स एज अ फंडामेंटल राइट्स। तो एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स का जो राइट्स बताया गया है आर्टिकल 29 एंड 30 में। तो ये सारी बातें डिस्कस हुई थी सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जहां हमें पता चलता है यहाँ लिबर्टी, किस चीज़ की लिबर्टी मिल रही है, यहाँ लिबर्टी मिल रही है बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। सिर्फ 25 में वो देकर छोड़ी नहीं गई है, तो 26 के अकॉर्डिंग आप आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स भी स्टार्ट कर सकते हो, एस्टैब्लिश कर सकते हो एंड ग्रांट्स एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन or its sections the right to establish or maintain institution for religious and charitable purposes। तो ये लिबर्टी है, तो ये लिबर्टी यहाँ पे इस केस में डिस्कस हुई थी। ये था हमारा गोल। अब हमारा थर्ड मेन ऑब्जेक्टिव और गोल है प्रियम्बल का, वो है इक्वालिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल है इक्वालिटी, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ व्हाट, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस and opportunity। The concept of equality has been incorporated in article 14 to 18। 14 क्या बात करता है, equality before law। 15 बोलता है prohibition of discrimination on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth। 15 हो गया। 16 किसकी बात करता है, 16 बात करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसके बारे में है, वो है इक्वालिटी के बारे में। द प्रियम्बल गारंटीज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ओके, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटीज, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड ये तो हमने ऊपर देखा अभी, और 25 राइट टू कंसाइंस और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, तो इन इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा स्वानी के केस में इट वाज हेल्ड दैट द ट्रिनिटी ऑफ द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये जो 3 गोल है, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, अब देखो, cannot be realized unless all sections of the society participate in the state power। कहाँ से लाओगे सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी जब तक सारे सेक्शंस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं स्टेट पावर्स में इक्वली। इक्वालिटी ही नहीं है तो ये सारी चीजें फिजूल की बातें हैं, नॉनसेंस है, ये हो ही नहीं सकता अगर आपके स्टेट में इक्वालिटी नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कम्युनिटी, रेस, रिलीजन, सेक्स, इस बात में आप बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती। and all discrimination in the sharing of the state power made on those grounds are eliminated by positive measures। तो क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी तो है तो उसको हटाने के लिए कुछ पॉजिटिव मेजर्स लाने पड़ेंगे, जैसे कि अफर्मेटिव एक्शंस लेनी पड़ेंगी। और हमें क्या इंश्योर करना होगा, हमें क्या लाना होगा, इक्वालिटी लानी होगी, इक्वल सोसाइटी लानी होगी, स्टेट पावर में सब लोग इक्वली पार्टिसिपेट होने चाहिए। ओके, इनइक्वालिटी, अब इस केस में क्या बताया है इंदिरा स्वानी के, इनइक्वालिटी इल फेवर्स फ्रैटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड को इल फेवर करता है इनइक्वालिटी। आप लोग इक्वल ही नहीं हो तो कैसे बोलोगे कि भाई भाई की तरह रहो,
नहीं ना, नहीं बोल सकते हम लोग। तो इनइक्वालिटी इल फेवर्स फैटर्निटी एंड यूनिटी रिमेन्स अ ड्रीम विदाउट फ्रैटर्निटी। यूनिटी ऑफ द नेशन फैटर्निटी के बिना नहीं हो सकता, कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए, ये बताया था इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस देते हुए इन इक्वालिटी क्या करेगी, इल फेवर्स करेगी फैटर्निटी को। ओके, तो इक्वालिटी का इंपॉर्टेंस बताया गया था। अब हमारा जो आगे का गोल है और आगे का ऑब्जेक्टिव है हमारे प्रियम्बल में दिया हुआ है, वो है फैटर्निटी। फैटर्निटी, ब्रदरहुड, हम सब लोग एक हैं और इस भावना से हम सारे लोग मिलजुल कर रहेंगे, ये बात आती है फैटर्निटी में। ओके, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक्सप्लेन दैट फैटर्निटी मीन्स अ सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। हम सारे लोग भाई भाई हैं, हम सारे लोग एक जैसे हैं। कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियंस इज ऑल अबाउट फैटर्निटी। ओके, इन रघुनाथ राव गणपत राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में elaborating the objectives, it was held that one of the objective of the preamble, preamble के objective बताते वक्त उन्होंने एक objective बताया था preamble का, is fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation। फैटर्निटी क्या अश्योर करेगी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक की अपनी अपनी डिग्निटी है। अगर हम आर्टिकल 21 को समझे, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो राइट टू लाइफ में भी आती है ये डिग्निटी। तो फैटर्निटी अश्योर करेगी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को, हर एक की डिग्निटी को अश्योर करेगी, एंड उससे क्या होगा, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बरकरार रहेगी। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को कोई हार्म नहीं होगी। तो ये डिस्कस हुआ था रघुनाथ राव गणपत राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स पे वो डिस्कस कर रहे थे कि प्रियम्बल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो उसमें फ्रैटर्निटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो अश्योर करेगी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया where regional, communal and linguistic divisions exist, देखो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना और यहाँ पे कानून बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड जॉब है, ये आप समझ लो। और यहाँ पे अगर हमें कानून, रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करना है तो क्या लगेगा, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड लगेगा। हम सारे लोग एक दूसरे से इमोशनल कनेक्शन लगेगा और वो कनेक्शन होगा ब्रदरहुड वाला, तो फ्रैटर्निटी से वो आएगा। ठीक है, आर्टिकल 51। अब देखो, हम सिर्फ इंडिया में फ्रैटर्निटी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा जो कल्चर है वही वसुधैव कुटुंबकम है। ओके, हमें पता है कि हम सारे विश्व को ही हम क्या मानते हैं, हम घर मानते हैं, हमारी फैमिली मानते हैं। तो ये आर्टिकल 51 अगर हम देखें, डीपीएसपी का ये आर्टिकल है, उसमें क्या बात की गई है, प्रमोशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी एट द इंटरनेशनल लेवल पे फैटर्निटी की बात की हुई है। ओके, फैटर्निटी इज बेस्ड ऑन द सोशल एंड मॉरल वैल्यूज एंड द लॉ कैन ओनली हेल्प एनकरेज इट। ओके, तो फैटर्निटी सिर्फ लॉ लाने से नहीं आती है, आपने लॉ बना दिया और बोल दिया सारे लोग भाई हो, तो नहीं हो सकता। तो ये कहाँ से आएगी, मॉरल वैल्यूज से आएगी। सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ वहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे फैटर्निटी को इंश्योर करने के लिए, फैटर्निटी को इंडिया में लाने के लिए। ओके, तो ये था फैटर्निटी के बारे में। तो हमने सारे प्रिंसिपल्स देख लिए, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स देख लिए। अब एक क्वेश्चन है, वो है प्रियम्बल क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है। तो चलो हम ये केस लॉज से समझेंगे, कुछ केस लॉज है इसके बारे में कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पार्ट है या नहीं। इंद्रे बेरुबरी यूनियन केस जो 1960 का केस है, जहाँ 7 जज बेंच बैठी थी, तो उसमें बोला गया था कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स बट इट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट कैनॉट बी अमेंडेड बाय आर्टिकल 368। अब देखो, प्रियम्बल क्या है, क्या बोले थे इंद्रे बेरुबरी यूनियन केस में, प्रियम्बल की टू ओपन द माइंड ऑफ द
मेकर्स है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेकर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, ये अगर हमें समझना हो तो ये प्रियम्बल बहुत अच्छी तरह से हमें बता देगा, पर ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ओके तो अब पार्ट नहीं है इसलिए वो अमेंड भी नहीं हो सकता, ये कहा गया था इस केस में। 368 आर्टिकल अमेंडमेंट के रिगार्डिंग है, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और रेटिफिकेशन बाय स्टेट से अमेंडमेंट की प्रोविजंस दी हुई है। तो ये जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है और वो नहीं अमेंड हो सकता 368 के अंडर, ये बोला था इन रे बेरुबरी यूनियन केस में। अब देखो इसको काउंटर भी किया गया है। तो द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, अगेन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर, ओके, और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रियम्बल है ना, वो कोई भी आपको सोर्स ऑफ पावर नहीं दे रहा है या फिर कोई भी गवर्नमेंट को लिमिट भी नहीं कर रहा है, ठीक है, ये कुछ दे नहीं रहा है, बट प्रियम्बल डज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पर जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की बात आती है तब प्रियम्बल का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोला गया था केशवानंद भारती के केस में। एंड आगे इसी केस में बताया गया था प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड बाय 368। पर अगेन ये कोई पावर नहीं दे रहा है, ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है, ये लिमिट भी नहीं कर सकता किसी गवर्नमेंट को, ये लिमिटेशंस भी नहीं डालता है, कौन, प्रियम्बल। फिर भी ये क्या है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड ये अमेंड हो सकता है 368 के अंदर, ये बताया गया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। ओके अब जस्टिस ए के सिकरी इन केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल, stating that it seems to me that the preamble of our constitution is extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble। तो जस्टिस शिकरी जी ने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये रीड करना चाहिए एंड इंटरप्रेट करना चाहिए ग्रैंड एंड नोबल विजन जो एक्सप्रेस्ड हुई है, कहा प्रियम्बल में, जो प्रियम्बल में बताया गया है प्रिंसिपल्स, गोल, उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो अब प्रियम्बल ही तो सब कुछ नहीं है, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें हमने देख ली, पर उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। तो प्रियम्बल के लिमिटेशंस देख लेते हैं। प्रियम्बल इज नॉट नीडेड इफ द वर्ड इन द लॉ आर क्लियर एंड हैव ओनली वन मीनिंग। अरे लॉ ही बता रहा है सारी चीज़ें, हमें लॉ से ही पता चल रहा है कि उनको क्या कहना है, तो उस वक्त प्रियम्बल कोई भी पिक्चर में नहीं आएगा क्योंकि वर्ड्स क्लियर है, कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है। एम्बिग्यूअस लगे वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन के तो हमें प्रियम्बल की ओर जाना है, तब तक के लिए प्रियम्बल को इंटरप्रिटेशन में प्रियम्बल को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट द लॉ प्रिविल्स ओवर द प्रियम्बल। कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लॉ है एक हाथ में मेरे और एक हाथ में प्रियम्बल है, लॉ कोई चीज़ कह रहा है और वो बहुत क्लियरली कह रहा है और प्रियम्बल कुछ और कह रही है, तो क्या प्रिविल करेगा, लॉ प्रिविल करेगा, ओके। A law cannot be invalidated just because it differs from the preamble। Okay, मतलब सिर्फ प्रियम्बल में कुछ अलग बात कही गई है, जैसे मैंने अभी बताया लॉ विल प्रिविल्स, ओके। इट कैनॉट चेंज और एक्सपांड द मीनिंग ऑफ द लॉ, ओके। आप प्रियम्बल को ध्यान में रखते हुए, प्रियम्बल के प्रिंसिपल्स और गोल्स को ध्यान में रखते हुए लॉ का मीनिंग बदलने नहीं जा सकते हो, ठीक है। द प्रियम्बल कैनॉट चेंज द क्लियर मीनिंग ऑफ द लॉ, मैंने यही बात ही हमने ऊपर डिस्कस की कि क्लियर मीनिंग नहीं बदल सकता। इट डज नॉट गिव एनी पावर, जैसे कि केशवानंद भारती के केस में डिस्कस हुआ था, हेल्ड हुआ था कि प्रियम्बल कोई भी पावर और लिमिटेशंस नहीं देता है किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर या फिर स्टेट के ऊपर, तो इट डज नॉट गिव पावर, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन। तो प्रियम्बल कोई भी प्रकार से पावर
पावर नहीं देता है, प्रोहिबिट नहीं करता है और लिमिटेशंस भी नहीं होती है। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं एक रिवीजन। जैसे कि प्रियम्बल में क्या बातें हैं, 2 बातें हैं, प्रिंसिपल्स है कुछ और ऑब्जेक्टिव्स है। ओके, क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी। ओके ओके, प्रिंसिपल सॉवरेन, कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल क्या नहीं है हमारे ऊपर, एक्सटर्नल और इंटरनल पावर हमारे ऊपर नहीं है। एक्सटर्नली कोई भी हम पूरी तरह से आज़ाद है, पूरी तरह से हम हमारे डिसीजंस ले सकते हैं, हमारे लॉज हम बना सकते हैं। यहाँ का कानून और यहाँ का गवर्नमेंट ही सुप्रीम है। कोई भी एक्सटर्नल और फॉरेन कंट्री का हमारे ऊपर डोमिनेशन नहीं है, इसलिए हम क्या है? सॉवरेन है। सोशलिस्ट, ये स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल सॉवरेन नहीं, सोशलिस्ट नहीं है इंडिया। यहाँ पे क्या है? कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जो कि बेस्ड है किसके प्रिंसिपल्स पे? महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रिंसिपल पे। ओके, सेक्युलर मतलब स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन स्टेट की नज़र में क्या है? बिल्कुल इक्वल है। फिर है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक 18 साल के ऊपर हो आप तो आपको क्या मिल रहा है? वोटिंग राइट मिल रहा है, और आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, आर कोई भी हो आप तो आप क्या कर सकते हो? वोट कर सकते हो। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक, यहाँ पे कोई भी हेरिडेटरी रूलर नहीं होता है, जैसे कि ब्रिटेन में होता है। यहाँ पे कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, यहाँ पे क्या होता है? इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट भी इलेक्टेड होता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रियम्बल। ओके, क्या है ऑब्जेक्टिव? जस्टिस, किस तरह का जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, जो कि 19 में दी हुई है, एंड एज वेल एज लिबर्टी ऑफ बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, तो वो भी आर्टिकल 25 में दी हुई है। तो इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, तो इक्वालिटी के तो पूरे आर्टिकल्स हैं 14 से लेकर 18 तक। ओके, फिर फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड, तो हमें इक्वालिटी अगर इंश्योर करनी हो, जो हमने अभी देखा कि इक्वालिटी अगर हमें हमारे स्टेट में लानी है तो हमें क्या लगेगा? फैटर्निटी, फैटर्निटी लगेगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल में दिया हुआ। तो ठीक है, ये था प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने एकदम डिटेल्ड वे में और विद केस लॉज समझा। तो ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के सारी प्रोविजंस 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। आर्टिकल 1 से लेकर आगे के सारे प्रोविजंस करेंगे, विद केस लॉज करेंगे। तो ठीक है, अभी के लिए यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।